तो आज की क्लास में डिस्कस करना हमें मदरबोर्ड के बारे में। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं मदरबोर्ड होता है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। इससे आपको मदरबोर्ड का पूरा आइडिया हो जाएगा कि मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होता है एंड क्या क्या पोर्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो स्टार्ट हम यहाँ से कर लेते हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या कह रहे हैं? किधर से करना है? राइट से करें, इधर से? हाँ, यहाँ से करें। ठीक है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो इसको बोल रहा है, ये इसको हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक का काम क्या होता है? इसके नीचे आपकी चिप लगी होती है। चिप को जब भी चिप गर्म होती है तो उसको उसकी हीट को ऑब्जर्व करता है। ये जो 4 पिन का आप सॉकेट देख रहे हैं, इसके अंदर आपके 4 पिन का पावर कनेक्टर लगता है, जो आपके प्रोसेसर को पावर देता है। प्रोसेसर को डायरेक्ट देता है, प्रोसेसर को डायरेक्ट पावर मिलती है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कोयल है। कोयल, ये कैपेसिटर्स हैं आपके। इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। नॉर्मली कई बार कैपेसिटर भी खराब हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर। कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्टोर करना। एक बार स्मिता मैम से चार्जर लिया ना, बैटरी खत्म हो जाएगी बीच में। कैपेसिटर का जो काम होता है, वोल्टेज को स्टोर करता है। स्टोर करता है, कैपेसिटी होती है कैपेसिटर के अंदर में, तो स्टोर करके रखता है कुछ टाइम तक के लिए, बफर करके रखता है, ताकि जब उसको पावर की रिक्वायरमेंट पड़े, ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़े, तो कैपेसिटर से ले लेता है। यदि ज्यादा पावर आ जाती है, कैपेसिटर की लिमिट से ज्यादा आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा? कैपेसिटर खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज तो नहीं कहते, फट जाता है। हाँ जी, ये आपका प्रोसेसर का सॉकेट है। ये प्रोसेसर का सॉकेट है। इस पे प्रोसेसर लगता है, इधर ध्यान कीजिए। इस पे आप प्रोसेसर लगाएंगे। कौन सा प्रोसेसर लगता है किस मदरबोर्ड पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी 1-2 दिन क्लास जब आप करेंगे तो वहां पर वो चीजें कवर हो जाएंगी। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये सीपीयू सॉकेट है। ये हैंडल होता है सीपीयू को आपको सीपीयू को इंसर्ट करते हैं, इसके थ्रू टाइट करते हैं सीपीयू को। ये वोल्टेज का रेगुलेटर है, यहाँ पर छोटा सा कंपोनेंट होता है, तो इतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। जो मेन मेन कंपोनेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसको नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। ये नॉर्थ ब्रिज है और ये साउथ ब्रिज है। अब यहाँ पर जो बात करें, ये मदरबोर्ड जो है वो आसूस कंपनी ने बनाया, ध्यान रखिए। आसूस, इसका वेंडर कौन है? आसूस है, इस मदरबोर्ड को डिजाइन करने के लिए। नॉर्थ ब्रिज हो गया, साउथ ब्रिज हो गया। ये 4 पिन सीपीयू फैन का कनेक्टर यहाँ पर होता है। जब सीपीयू यहाँ पर लगता है तो इसके ऊपर हीट सिंक लगती है और सीपीयू को फैन लगता है। कल की क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये जो सीपीयू फैन यहाँ पर आप लगाएंगे, उसको पावर देने के लिए ये 4 पिन का पावर होता है। फैन को पावर यहाँ से मिलती है और सीपीयू को पावर यहाँ से मिलती है, याद रखिए। क्लियर है? सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो यहाँ पर लगेगा, उसको पावर ये देगा बैकग्राउंड में, डायरेक्ट मिलती है। एसएमपीएस से वायर निकलती है, वो इसमें लग जाती है और ये पावर यहाँ पर देता है। यदि आप ये लगाना भूल जाते हैं तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होता। अब इन्होंने ये बताया, ये जो स्लॉट देख रहे हैं येलो कलर के, ये 4x डिम मेमोरी स्लॉट है। डिम का मतलब है ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम, पहले सिम आती थी। सिम का क्या था कि ये जो कट देख रहे हैं आप, एक तरफ ही होती थी और डेटा एक तरफ से रीड होता था। जो आपकी रैम होती थी एक तरफ ही कट होती थी, एंड डेटा की जो स्पीड होती थी वो कम होती थी कंपेयर टू डिम। तो डिम स्लॉट आजकल अभी जो चलते हैं वो डिम के स्लॉट चलते हैं। तो 2 सॉकेट यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा केयरफुली, जब भी आप कंप्यूटर बनाते हैं या लेकर आते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इनकेस यदि 4 GB आप रैम ले रहे हैं तो 4 GB का एक ही रैम लगवाएं उसमें। यदि उसने 2 रैम लगा दिए 2-2 GB के, और फ्यूचर में आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ा, तो एक रैम 2 GB की आपकी वेस्ट जाएगी। यदि 4 GB इसमें लगा दी और 4 GB और ऐड करना फ्यूचर में, या 8 GB और ऐड करना पड़ा, तो आप इसमें लगा सकते हैं, ये फ्री है। बट 2-2 GB की उसने 2 लगा रखे और 4 GB आपको ऐड करना पड़ा, तो वो 2 GB निकाल के 4 GB आप ऐड करेंगे, फिर भी 6 GB होगी।
यदि 8 GB करनी है तो क्या करेंगे, दोनों रैम खराब है। तो जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मेमोरी स्लॉट कितना है। उनको बोल के आप एक लगवा सकते हैं तो लगा के देंगे। वो डिपेंड करता है, वो कोई कोई भी वेंडर कितना भी लगा सकता है। ठीक है, तो आप उनसे बात करेंगे कि मुझे सिंगल मेमोरी चाहिए ताकि मुझे फ्यूचर में एक्सटेंड करना पड़े तो मेरा वेस्टेज ना हो। ये जो होल देख रहे हैं ये माउंटिंग है। ये जो माउंट करते हैं मदरबोर्ड को सीपीयू के अंदर उसके लिए है। ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं ये वाला जो ब्लैक कलर का है ये फ्लोपी ड्राइव के लिए होता है, फ्लोपी। अब तो फ्लोपी ड्राइव नहीं आती तो इसीलिए ये यूज नहीं होता, बट पहले इसको फ्लोपी ड्राइव के लिए हम यूज करते थे। फ्लोपी ड्राइव का डेटा स्टोर करता था 1 MB, 1.44 MB डेटा आता था। तो यूज नहीं हुआ, आज से 15-20 साल पहले खत्म हो गई, वो मार्केट से आउट हो गई। ठीक है, म्यूजियम में मिलेंगी आपको या नेहरू प्लेस में मिलेंगी। हाँ जी, अब फ्लोपी का यूज ही नहीं होता है। इवन ये पोर्ट आने भी बंद हो गए अब नए मदरबोर्ड के अंदर। फ्लोपी के बाद ये वाली, ये आपका हार्ड डिस्क का पोर्ट होता था, ये 34 पिन का पोर्ट होता था। फ्लोपी का जो पोर्ट हो, ये जो पिने होती है आप काउंट करेंगे 34 पिने होती थी, और ये 40 पिने होती थी नीचे ब्लू कलर के अंदर। इसके अंदर आप हार्ड डिस्क लगा सकते थे या CD ड्राइव लगा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे दो पोर्ट आते थे आपके मदरबोर्ड के अंदर, दो पोर्ट। इसमें एक ही पोर्ट आपको दिख रहा है, एक ये पोर्ट है रेड कलर का, देख रहे। मदरबोर्ड में आईडी के 40 पिन के दो पोर्ट आते हैं, याद रखना। 40 पिन के दो पोर्ट आते हैं। एक पोर्ट के अंदर आप दो डिवाइस लगा सकते हैं, एक पोर्ट के अंदर दो डिवाइस लगा सकते हैं। इसके अंदर डेटा केबल लगती है, डेटा केबल। जो हार्ड डिस्क की डेटा केबल आती है, हार्ड डिस्क तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। हार्ड डिस्क आपकी कैसी आती है, ये डेटा केबल होती है। इसके अंदर टोटल 3 पोर्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो ब्लू कलर की केबल है ये आपके मदरबोर्ड में लग जाएगी यहाँ पर, ये ब्लू इसमें लग गई। अब आपके पास कितने पोर्ट बचे, दो पोर्ट, 1 एंड 2। एक हार्ड ड्राइव इसमें लगेगी और एक हार्ड ड्राइव इसमें लगेगी। ये डेटा केबल है, हार्ड डिस्क को डेटा प्रोवाइड करती है, और हार्ड डिस्क को पावर भी चाहिए जो आपको SMPS प्रोवाइड करता है, SMPS। ये SMPS होते हैं, और इनके साथ केबल्स ये देख रहे हैं, काफी सारी केबल्स निकली हुई है। इसमें से 4 पिन की केबल होती है जो आपके हार्ड डिस्क में लगती है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो जो आपकी आईडी हार्ड डिस्क होती है, आईडी हार्ड डिस्क, इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं, देख रहे हैं। इसमें तो 40 पिन की ये केबल लग जाएगी आपकी, मान लो ये ब्लैक आपने इसमें लगा दी, और इसके अंदर पावर केबल लग जाती है SMPS की। हार्ड डिस्क को पावर और डेटा दोनों चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मान लो इस ब्लैक में आपने ये हार्ड डिस्क लगा दी, ये मदरबोर्ड में लगा दिया, व्हाइट में आपने एक हार्ड डिस्क ये वाली ली और लगा दी, दो हार्ड डिस्क आप लगा देते थे। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता था कि ये किसको रीड करेगा। आईडी हार्ड डिस्क के टाइम में क्या होता था, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं इसको जंपर सेटिंग बोलते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा होता था हार्ड डिस्क के बैकग्राउंड साइड में, बैक साइड में, कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको जंपर लिखा होता था कि यदि ये जंपर आप यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट वाली पोजीशन पे, तो ये प्राइमरी मास्टर होगी, ये प्राइमरी स्लेव होगी, यदि उधर सेकंड में लगाएंगे तो बायोस के अंदर जब भी आप बायोस में जाते हैं तो वहां पर आपको शो करा देता है प्राइमरी मास्टर, प्राइमरी स्लेव, प्राइमरी मास्टर एंड प्राइमरी स्लेव इन बायोस। ये देखिए, ये बायोस के अंदर आपको जब हार्ड डिस्क आप अटैच करते हैं तो यहाँ पर कुछ सिमिलर ऐसा दिखाता है
तो यहाँ पर इसे दिखाया आईडी मास्टर और आईडी स्लेव, आईडी मास्टर आईडी स्लेव। उसके बाद दूसरे चैनल पे दिखाया इसने मास्टर और स्लेव। ये नन का मतलब क्या है, इनके साथ कोई हार्ड डिस्क अटैच नहीं है, बट इसके पास में यहाँ पर बी से दिया आईडी, देख रहे हैं 00112233, इसमें 4 पोर्ट है। मीन्स अभी तक मैं 2 पोर्ट की बात कर रहा था, इसमें 4 पोर्ट है। चलिए अभी मेन जो हमारी हार्ड डिस्क है हम इसमें देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये आपकी आईडी प्राइमरी मास्टर है, प्राइमरी स्लेव है, सेकेंडरी मास्टर और सेकेंडरी स्लेव है। तो जिस पोर्ट के अंदर आपने यहाँ पे लगाया था, सपोज करो ये प्राइमरी था और आपने 2 हार्ड डिस्क लगाई, दोनों हार्ड डिस्क की जंपर सेटिंग की, तो जैसे आप जंपर सेटिंग करते हैं तो एक प्राइमरी मास्टर बन जाएगा और एक प्राइमरी स्लेव बन जाएगा। क्लियर है, एक ही डेटा केबल के थ्रू लगाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है सैमसंग की आपकी 160 GB की हार्ड ड्राइव है। अब कैसे पता चलेगा मेरी ये 160 GB की हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है? आप देखिए यहाँ पर इसने कहा SP164N, बीच में आपको दिख जाएगा 164N का मतलब था आपकी हार्ड ड्राइव। अब नीचे वाला पोर्ट जो था, इसने दूसरी उसी केबल का जो दूसरा पोर्ट था उसमें उसने केबल कुछ नहीं लगाई, इसके पास एक आईडी पोर्ट और था, इसने एक नई केबल लगाई और उसके साथ में क्या ड्राइव अटैच किया, कॉम्बो ड्राइव। पढ़ाया था कॉम्बो ड्राइव आपको, क्लास में पढ़ा था डीवीडी के टाइम पे आपने, तो कॉम्बो ड्राइव इसे अटैच किया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो बायोस है वो आपको दिखा रहा है, जैसे डीवीडी राइटर होगा तो डीवीडी राइटर दिखाएगा, कॉम्बो होगा तो कॉम्बो दिखाएगा। ये सारी सेटिंग्स आपको बायोस में दिख जाती है, बायोस के अंदर। देखिए फ्लोपी ड्राइव के लिए आपकी 2 ड्राइव लगती थी, ए और बी, ये फ्लोपी के लिए रिजर्व होती थी। एंड आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पर लगती है, प्राइमरी मास्टर प्राइमरी स्लेव, सेकेंडरी मास्टर सेकेंडरी स्लेव। आप इसके ऊपर एंटर मारते हैं तो आपको डिटेल दिखा देगा कौन सी अटैच है कौन सी नहीं। कुछ बायोस डिफरेंट आती है, कुछ डिफरेंट आती है। ऑलवेज याद रखना जो प्राइमरी मास्टर होगी हमेशा वो बूट होगी। आपके पास 2 हार्ड ड्राइव है, समझना, आपके पास 2 हार्ड ड्राइव है, एक प्राइमरी मास्टर है एक प्राइमरी स्लेव है, और दोनों में आपने विंडो डाल रखी है, दोनों में विंडो 10 है। तो प्राइमरी मास्टर ऑलवेज पहले स्टार्ट होगी, सेकेंडरी मास्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो सेकेंडरी स्लेव है उसको चेंज करना पड़ेगा, बायोस में जाके उसको प्राइमरी मास्टर बनाना पड़ेगा। यानी कि जंपर सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ती थी, तब जाके हम उससे बूट करा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मदरबोर्ड के यहां तक चीजें समझ में आ गई। एक पोर्ट ये भी है जो हमने आईडी की बात की, तो ये यहां से हमने फिनिश कर दिया अब आईडी को। ये एसएमपीएस की जो पावर कनेक्टर होता है 24 पिन का मदरबोर्ड का मुझे लगता है। इस मदरबोर्ड को पावर देने के लिए आप पावर सप्लाई एसएमपीएस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विच मोड पावर सप्लाई, और वो आपके पूरे मदरबोर्ड को पावर देता है एक्सेप्ट सीपीयू। सीपीयू को छोड़ के पूरे मदरबोर्ड को पावर यहां से जाती है। किसी को भी पावर चाहिए, सारी पावर इससे जाती है। इस मदरबोर्ड के साथ ट्रैक लगे होते हैं, ट्रैक्स बैक साइड में देखेंगे तो ट्रैक होते हैं, दिखाया था ना आपको। अब यहाँ पर ये बात करें, ये इसका साउथ ब्रिज है। साउथ ब्रिज मैंने आपको डिफरेंस बता चुका हूँ, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज में डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंटरव्यू पूछते भी है कई बार। अब यहाँ पर ये देखिए, इसने रेड कलर और ब्लैक कलर के 4 पोर्ट दिए हुए हैं। ये कह रहा है 4x SATA कनेक्टर। आपके कुछ ऐसे मदरबोर्ड आ गए बाद में कि आपके 2 तो आईडी पोर्ट होने लगे और 4 आपके SATA पोर्ट होने, तो आपकी 4 SATA डिस्क आप लगा सकते हैं एक बार में। 4 SATA डिस्क होती है, बट SATA के अंदर क्या आती है, SATA 1 SATA 2 SATA 3, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, SATA 1 ऑलवेज आपकी बूट होगी, जो जिसकी प्रायोरिटी पहले है वो पहले बूट होती है। SATA 1 SATA 2 इन बायोस। ये देखिए आप देख रहे हैं SATA 0 SATA 1 SATA 2 SATA 3। तो यहाँ पर SATA 2 के अंदर हिटैची के हार्ड डिस्क लगा रखी है। ऐसा नहीं कि आपको SATA 0 पे ही पोर्ट पे लगाना है केवल, हार्ड ये प्रायोरिटी चेक करता है, यदि 0 पे है तो ठीक है,
उससे बूट होगा। 0 पे नहीं है तो 1 चेक करेगा, 1 पे नहीं है तो 2 को चेक करेगा, 2 पे नहीं है तो 3 को चेक करेगा। मीन्स इसको जहां जिस भी पोर्ट पे हार्ड ड्राइव मिलेगी उससे उसको बूट कर देगा। यदि इसको हार्ड ड्राइव नहीं मिलेगी तो डिस्क बूट फेलियर एरर आएगा। एरर क्या आएगा? डिस्क बूट फेलियर या ओल्ड कंट्रोल डिलीट, जो आपको पीछे कल परसों आ रहा था, आपको ये एरर आता है। जब भी हार्ड ड्राइव आपकी लूज हो जाएगी, अटैच नहीं है, खराब हो गई, तो आपको सिस्टम के अंदर ये मैसेज आता है, ये वाला, ये मैसेज आता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर आपकी हार्ड डिस्क का कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, या तो आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, इस तरह का मैसेज आपको आएगा, या केबल लूज है। ऐसा नहीं कि हार्ड डिस्क हमेशा खराब हो जाती है, केबल भी लूज होता है। तो उस टाइम पे आपको वो चेक करना है। इस तरह के मैसेज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉयज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैसेज आते हैं। क्लियर है? तो ये हार्ड डिस्क के इस तरह के मैसेज आएंगे, चाहे हार्ड डिस्क आपकी आईडी हो या साटा हो, मैटर नहीं करता। तो साटा के 4 पोर्ट हो गए, यहाँ पे लिखा होता है साटा 0, साटा 1, साटा 2, साटा 3 लिखा होता है। आप किसी पे लगाइए, कोई ऐसी मारामारी नहीं है, बट यहाँ पर तो हमारे मास्टर स्लेव बनाना पड़ता था। बट ऐसा नहीं कि मास्टर स्लेव उसमें भी कंपलसरी था। आप इसमें ना लगा के, एक हार्ड डिस्क लगाना है तो इसमें लगा दो। वो प्रायोरिटी चेक करेगा कि यदि मास्टर प्राइमरी में हार्ड डिस्क है तो ठीक है, सेकेंडरी में चेक करेगा, नहीं है तो फिर सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी मास्टर में और सेकेंडरी स्लेव में, जिसमें भी उसको हार्ड ड्राइव मिलेगी उससे वो बूट कर देगा। अब बात करते हैं, ये जो बैटरी देख रहे हैं आप, सीमोस बैटरी बोलते हैं इसको। सीमोस बैटरी का जो काम होता है, वो काम होता है डेट और टाइम को करेक्ट करना आपके सिस्टम के अंदर। इवन आप शट डाउन कर दे, पावर ऑफ कर दे, फिर भी डेट और टाइम करेक्ट रहता है। तो ये सीमोस बैटरी ये काम करती है। ठीक है, ये आपका आईडी पोर्ट हो गया जो हमने डिस्कस किया। ये सिस्टम पैनल, ध्यान कीजिए, सिस्टम पैनल कनेक्टर की बात करें तो सिस्टम पैनल के अंदर आपका पावर ऑन ऑफ के बटन होते हैं, रिस्टार्ट के होते हैं। ये जो फ्रंट में आप एलईडी देखते हैं, लाइट जलती है रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, वो सारे के सारे इस पैनल से लगते हैं। और सीपीयू के अंदर आपके पावर कुछ कनेक्टर होते हैं, वो इसमें लग जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे लगते हैं, जैसे ये लगा रहे हैं ना, आपको इस तरह से कनेक्टर लगाने पड़ते हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं, ये इस तरह के कनेक्टर्स आते हैं आपके सीपीयू के साथ में, सीपीयू के अंदर ही होंगे ये। और ये आपका सीपीयू है, ये कनेक्टर लगा रहा है। तो सीपीयू के साथ में आपके इस तरह के कनेक्टर्स आते हैं, और आप उनको उस प्रॉपर वे में, कौन कौन से कनेक्टर होते हैं? एक पावर स्विच होता है जिससे आप ऑन ऑफ करते हैं, एक पावर एलईडी होता है जो ग्रीन लाइट दिखाता है आपको, एक आपका हार्ड डिस्क एलईडी होता है जो रेड लाइट दिखाता है, और एक स्पीकर का होता है, और एक रीस्टार्ट का होता है, रीस्टार्ट का। ठीक है, इसमें नहीं है, एक रीस्टार्ट का मिलेगा आपको, इसमें देख लीजिए। हार्ड डिस्क हो गया, पावर स्विच हो गया, रीसेट हो गया, रीस्टार्ट का होगा, पावर एलईडी हो गया, पावर एलईडी हो गया। ये पावर एलईडी एक ही है दोनों। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये वायर आपके सीपीयू से निकली हुई है, ये कनेक्टर सीपीयू के साथ में ही आता है। और ये कहाँ लगते हैं? ये यहाँ पर लगते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कहाँ पर कैसे लगेगा? क्वेश्चन ये भी आता है। तो यहाँ पर काफी बारीकी में लिखा होता है, PWD रीसेट लिखा होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कई बार आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ता है जिससे आप बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आदत हो जाती है। जब आप काम करेंगे तो आपको आदत हो जाती है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑलवेज आपका जो पावर का बटन होगा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा इन पैनल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका रीस्टार्ट का होता है, उसके बाद स्विच का होता है, कुछ इस तरह के होते हैं, वो लिखा होता है, आप लगा लगा के भी देख लेते हैं, सीरियल वाइज होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, देखो यूएसबी हेडर की बात हो रही है यहाँ पर। यूएसबी हेडर, यूएसबी हेडर का मतलब क्या होता है? आपके सीपीयू के फ्रंट में यूएसबी पोर्ट होते हैं। ये यूएसबी पोर्ट मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होते, ये भी थ्रू वायर होते हैं। आप सीपीयू के जब पेन ड्राइव को अटैच करते हैं, फ्रंट में करते हैं और बैक साइड में करते हैं। यदि फ्रंट में करते हैं तो स्पीड कम होती है, बैक में करते हैं तो ज्यादा होती है, याद रखना। क्योंकि जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो वायर से हो रहा है। तो ये आपके यूएसबी वायर होते हैं। ये देखिए, ये होते हैं फ्रंट में ऐसे यूएसबी पोर्ट निकले होते हैं। और ये जो केबल्स अभी मैंने बताई, ये आपके मदरबोर्ड के यहाँ पर लग जाती है। ये यहाँ पर लग जाएगी, एक इस पे लग जाएगी, एक इस पे। तो ऑलवेज सीपीयू के फ्रंट में ज्यादातर आपको दो दो पोर्ट मिलते हैं फ्रंट में। बट बैक साइड में 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मदरबोर्ड लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा साटा रेड। ये मदरबोर्ड थोड़ा हाई फाई है। ये जो मदरबोर्ड है, इसने यहाँ पर आईडी के पोर्ट भी दिए, साटा के पोर्ट भी दिए और साटा रेड के पोर्ट भी दे दिए। रेड का काम क्या होता है? रेड का काम होता है मल्टी डिस्क। एक बार में मल्टी डिस्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, 2 पे या 3 पे, या डेटा मल्टी डिस्क पे राइट होगा। इनकेस एक डिस्क फेलियर हो जाए तो डेटा आपका बचा रहता है। अभी बस इतना समझना आपको रेड। तो रेड का जो कॉन्सेप्ट है, मान लो यहाँ पर आपने इन चारों पे आपने 4 हार्ड डिस्क लगा दी और चारों हार्ड डिस्क एक एक टीबी की है, तो आपको डेटा कितना मिल रहा है? 4 टीबी मिल रहा है। तो 4 टीबी डेटा आप लिख सकते हैं। 4 टीबी डेटा मतलब उसमें कॉपी कर सकते हैं। कोई एक हार्ड डिस्क खराब हो गई तो 1 टीबी का डेटा लॉस हो जाएगा। ये ड्रॉबैक था नॉर्मल हार्ड ड्राइव में। बट जब से रेड कंट्रोलर आया, तो सपोज करो इनके पास 4 ये हैं, तो इसमें से आपने क्या किया, मान लो 3 हार्ड डिस्क लगाई एग्जाम्पल के तौर पर। तो 3 हार्ड डिस्क का स्पेस कितना हो रहा है? 3 टीबी हो रहा है। बट आपको कितना मिलेगा? 2 टीबी। 2 टीबी, 1 टीबी रेड अपने पास रख लेता है। इनकेस फ्यूचर में आपका डेटा लॉस होता है तो बैकअप डेटा वहां पर रहता है, बैकअप के तौर पर यूज करता है उसको। आपने 2 हार्ड ड्राइव लगाई 1 1 टीबी की, चलो 3 की बात नहीं करें, 2 की बात करते हैं। तो यहां पर तो पूरा आपको 2 टीबी मिलेगा, वहां पर आपको ओनली 1 टीबी मिलेगा, वहां रेड के कॉन्सेप्ट में। क्योंकि एक को वो एज ए मिरर या बैकअप बना के रखता है। इनकेस आपकी एक डिस्क फेल हो जाए तो दूसरी से डेटा मिल जाता है। तो जो हाई एंड काम होते हैं, डेटाबेस वगैरह के काम होते हैं, वहां पर आपकी रेड टेक्नोलॉजी काम करती है। क्लियर है? तो ये रेड का कॉन्सेप्ट अभी आपको यही समझना है। ठीक है, ये डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, इनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कनेक्टर देख रहे हैं वो 2x PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। 2x PCI एक्सप्रेस स्लॉट, ये आपके अभी जो स्लॉट आते हैं, इससे पहले जो हमारे पास आते थे वो PCI स्लॉट आते थे नॉर्मली। पीसीआई, ये पीसीआई स्लॉट्स होते थे, ये बड़े स्लॉट्स होते थे। इनका यूज क्या होता था? इनका यूज ये होता था कि इनकेस आपका किसी भी कंपोनेंट खराब हो गया ये पैनल का, तो आप यहां से कार्ड लगा के काम करा सकते थे। सपोज करो आपका VGA कार्ड खराब हो गया, ग्राफिक कार्ड, तो आपने यहां पर ग्राफिक कार्ड लगाया और आपका सिस्टम बूट हो गया। चलिए आपके इसमें ऑडियो नहीं आ रहा कंप्यूटर के अंदर, तो आप एक ऑडियो कार्ड लेकर आए, ऑडियो कार्ड आपने यहाँ पे लगाया। अब ये कार्ड आते कैसे हैं और ये लगते कैसे हैं? आपको उनको बताना पड़ेगा। अभी तो यूएसबी का जमाना है, याद रखिए। यूएसबी से पहले आपके पास पीसीआई कार्ड आते थे, ये कार्ड होते थे, देख रहे हैं आप? ये कार्ड आपको लगाना पड़ता था, पीसीआई स्लॉट पे लग जाता था। ये आपका, ये कार्ड आपका पीसीआई स्लॉट पे लगेगा। और इसके साथ आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में ऑडियो आ जाता था। क्लियर है? आपका ऐसे नेटवर्क कार्ड लगता था। 3 स्लॉट इन्होंने दिए हुए हैं, आप ओनली 3 कार्ड्स लगा सकते थे इसके अंदर।
आपका यहाँ पर वीजे कार्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वीजे क्या होता है, क्या क्या नहीं हो। तो यहाँ पर जो है ये एजीपी कार्ड दिया हुआ है, एजीपी। एजीपी का जो काम होता है वो ग्राफिक के लिए होता है, एक्सेलेटरी ग्राफिक पोर्ट होता है। तो इसका जो काम होता है मेनली आपको हाई एंड रेजोल्यूशन देने के लिए काम करता है। ग्राफिक कार्ड के अपनी खुद का सीपीयू और मेमोरी आती है। ये देखिए, ये आपका ग्राफिक कार्ड होता है, एजीपी का ग्राफिक कार्ड आता है। इसका खुद का मेमोरी और प्रोसेसर खुद का इसके साथ होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफिक कार्ड होता है ये काफी कॉस्टली कार्ड आता है, जितने सीपीयू की कॉस्ट होती है ना इतने ग्राफिक कार्ड आ जाता है। सपोज करो आपका कंप्यूटर 20,000 का है, 20,000 का ग्राफिक कार्ड ही आ जाएगा। 50,000 का ग्राफिक कार्ड आता है, बिल्कुल 1 लाख का ग्राफिक कार्ड आता है। एनवीडिया कंपनी है, बिल्कुल आपके इतने महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड आते हैं। तो ये यदि शॉपिंग पे आप जाते हैं यहाँ पर जी, हाँ चलिए। तो ये देख रहे हैं 20,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड है। ये कितने का है? 3,000 का। ये कितने का है? 89 का ना। तो जिसको खरीदना वो खरीद सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफिक कार्ड होते हैं, जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतना ही रेजोल्यूशन काफी अच्छा होता है। बट डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है। ऐसा नहीं कि आप 90,000 का ग्राफिक कार्ड लिया और मदरबोर्ड आप P4 यूज कर रहे हैं, चलेगा ही नहीं उसमें। क्लियर। तो मदरबोर्ड की भी का भी इतना कैपेसिटी होना चाहिए, उतना स्टेमिना होना चाहिए कि वो उसको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। तो आईटी में यही चीजें आपको ज्यादा समझने की होती है। तो ये आपने थोड़ा सा मदरबोर्ड के बारे में ओवरव्यू समझ में आ गया कि ये हमारा मदरबोर्ड को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या इसकी फंक्शनलिटी होती है। यदि हम मदरबोर्ड एक दो और निकालते हैं, ये देखिए लैपटॉप के जो मदरबोर्ड होते हैं, जो अभी हमने देखा वो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड था। लैपटॉप के मदरबोर्ड कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है। लैपटॉप के मदरबोर्ड में इतने सारे सॉकेट नहीं होते जितने सॉकेट आपके डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अंदर थे। लैपटॉप में कम होते हैं। एंड लैपटॉप को जब आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है वो ओपन करने के बाद। लैपटॉप के बाद सर्वर मदरबोर्ड की बात करें तो आपके सर्वर के मदरबोर्ड कुछ ऐसे आते हैं। और प्रोसेसर उतने ही रैम, देखिए जितने प्रोसेसर होंगे 4-4 स्लॉट उनके साथ रैम के होते हैं, याद रखिए। एक प्रोसेसर के साथ 4 रैम के स्लॉट है, ताकि ये प्रोसेसर और ये रैम आपस में कम्युनिकेट कर सके। इतने सारे आपके स्लॉट्स होते हैं कार्ड लगाने के लिए। नेटवर्क कार्ड की बात करें तो नेटवर्क कार्ड इसमें कितना दिख रहा है आपको? एक ही दिख रहा है ना। आपके मल्टी नेटवर्क कार्ड आते हैं 4, 8। बट सर्वर मदरबोर्ड के अंदर, अब सर्वर मदरबोर्ड का डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल डेस्कटॉप के कंपेयर में, ठीक है। ये चीज मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सपोज करो आपका डेस्कटॉप नोएडा में, नोएडा डेटा सेंटर में आपने डेस्कटॉप लगाया हुआ है और आप यहाँ पर अपने पास बैठ के विंडो डालना चाहते हैं उसके अंदर, तो आपको नोएडा जाना पड़ेगा।
ठीक है, आपको विंडो डालना है तो आपको नोएडा जाना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? आपको उसको पावर ऑफ करना है या ऑन करना है तो भी नोएडा जाना पड़ेगा। बट जो सर्वर मदरबोर्ड होते हैं, इसमें एक पोर्ट आता है आइलो पोर्ट, जिसकी हेल्प से आपका जो सर्वर है वो नोएडा में है। आपको पावर ऑन करना है, ऑफ करना है, तो आप पावर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प यहीं से। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो रिमोट एसी आ गए हैं, वाईफाई एसी आ गए हैं। वाईफाई एसी से क्या है कि आपके जो एसी है वो वाईफाई से कनेक्टेड है और आप अपने ऑफिस में है तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एडवांटेज क्या हुआ इसका? इसका एडवांटेज ये हुआ कि आप वर्ल्ड में कहीं पर भी है, वैसे इंटरनेट आपके पास है तो आप अपने एसी को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे सर्वर होते हैं तो जो एसी जा रहे हैं उनके अंदर उस तरह का एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक वाईफाई कैमरेज, वाईफाई कैमरेज को पहले आप ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से, पहले तो नहीं आते थे, पहले तो आपको सिस्टम पे देख के चेक करना होता था। बट अभी क्या हुआ, वाईफाई कैमरेज को आप ऑपरेट कर सकते हैं। बट वो सर्वर जो है वो वाईफाई की बात नहीं हो रही है, सर्वर में आपका इंटरनेट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। बस आपका वो पर्टिकुलर वो पोर्ट, आईलो का जो पोर्ट है वो उसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए। सर्वर में है नहीं है उससे मतलब नहीं, उसका एक सेपरेट पोर्ट आता है, जैसे नेटवर्क पोर्ट होता है ऐसे ही आईलो का पोर्ट आता है सर्वर में है। ये देखिए, ये आप यहाँ पर नेटवर्क के पोर्ट देख रहे हैं, इधर ध्यान कीजिए, ये जो सिंबल्स है वो नेटवर्क का है और ये क्या है, आईलो 2 देख रहे हैं आप। ये भी सिमिलर टू नेटवर्क का पोर्ट होता है। देखिए इंटरनेट आपके मदरबोर्ड के अंदर जो इंटरनेट जाएगा वो इससे जाएगा, बट आपके यहाँ जो हार्डवेयर है वो इसमें इंटरनेट इससे जाएगा। बस इस पोर्ट के अंदर आपका इंटरनेट होना चाहिए। इसका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है। आप पूरे वर्ल्ड में इसका एक आईपी आएगा, पब्लिक आईपी होगा, वो आईपी एड्रेस डालेंगे एंड अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। जब सर्वर एक्सेस करेंगे तो आईलो कंसोल कैसा होता है, मैं आपको आईलो कंसोल दिखाता हूँ। जो सर्वर्स होंगे वो एचपी के होंगे, डेल के होंगे, आपके इस तरह के सर्वर्स होते हैं। एंड जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ चाहे तो आप यूट्यूब पे थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि जितना आप देखेंगे ना उतना ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अभी आईलो 4 चल रहा है, लेटेस्ट जो है वो आईलो 4 है। तो आपके पास इस तरह का कंसोल आएगा, एक यूजर नेम पासवर्ड आप लॉगिन करते हैं ब्राउजर पे डाल के। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये सिस्टम स्क्रीन आ जाएगी कि ये सर्वर कौन सा है, प्रोलाइंट है, जनरेशन 8 है, माइक्रो सर्वर है। तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन होती है इसकी आईलो की, कि पावर ऑन ऑफ कहाँ से करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपने सीडी ड्राइव लगा रखी है, विंडो डालना है तो कैसे डाल, आप यहीं से बैठे बैठे काम करते हैं। तो आपके जो सर्वर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी हो, आप जहां से उनको ऑपरेट करते हैं। बस डेटा सेंटर के अंदर जो बंदा होगा आपको उसको फोन करके बोलना है कि भाई मेरे इस सर्वर के अंदर सीडी जाके लगा दो। पेन ड्राइव अलाउड नहीं होता, सीडी लगती है वहां पर, तो आपके सर्वर के अंदर सीडी ड्राइव लगा होता है, तो सीडी जाके लगा देगा। और सीडी जाके यदि उसके पास सीडी नहीं है विंडोज की या लिनक्स की, तो आप डाउनलोड करके उसको देंगे, वो राइट करेगा सीडी को एंड फिर जाके इंस्टॉल करेगा। वो काम उसका होता है, बस उतना ही काम होता है। आप वो कौन से पावर ऑन ऑफ कर सकता है कि सर्वर का पावर ऑन ऑफ जो सीपीयू के सामने वाला बटन है ना, इसको कर सकते हो आप रिमोटली। मेन पावर ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये डिजाइन उस तरह से किया हुआ है। तो कभी भी जो आपके रैक के अंदर सर्वर लगे होते हैं, पावर ऑन ऑफ हम हमेशा फ्रंट से करते हैं। क्लियर? या तो पावर केबल निकाल देंगे जब फ्रंट से करेंगे। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी आईलो के अंदर होती है। जब भी आप आईलो एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन होता है, आप उसको मैनेज कर लेते हैं रिमोटली पूरे सर्वर को। ये देखिए यहाँ पर पूरा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, आप रिमोटली भी एक्सेस कर लेते हैं सर्वर को। यहाँ पर रिमोट कंसोल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं वर्चुअल मीडिया, आप मीडिया वगैरह लगाते हैं, रिमोट कंसोल, रिमोटली आप कंसोल एक्सेस करेंगे।
यहाँ पर नेटवर्क है, पावर मैनेजमेंट है, जो मैंने बताया आपको, रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सारा ऑप्शंस ये सर्वर मदरबोर्ड में आता है, ना तो लैपटॉप में आता है ना डेस्कटॉप पे आता है। क्लियर? ये ओनली सर्वर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में समझ में आ गया? तो इतना आपका मदरबोर्ड होता है। आपकी 3 टेक्नोलॉजी के मदरबोर्ड चलते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर्स। सर्वर के अंदर कुछ पोर्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, एक तो ये बताया मैंने, दूसरा रेड। सर्वर की जो ड्राइव लगती है, हार्ड ड्राइव, वो हॉट स्वैपेबल होती है। आपकी लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर आपको पावर ऑफ करके हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ती है, बट सर्वर के अंदर आपको सर्वर को बंद नहीं करना होता हार्ड डिस्क चेंज करने के लिए। आप रन टाइम, यानी कि सर्वर चल रहा है तो आप हार्ड डिस्क को निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि 3 हार्ड डिस्क लगी आप 2 निकाल देंगे, एक ही निकाल सकते हैं यदि 3 हार्ड डिस्क की रेड बनी है तो रेड की कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक क्लास के अंदर थोड़ा सा कवर करूंगा कि कौन कौन से रेड होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सर्वर लेवल पर है, रेड होता है सर्वर लेवल पे। सेकंड नंबर पे आता है क्लस्टर। सिंगल सर्वर पे रेड चलती है। क्लस्टर, आपके मदरबोर्ड ही खराब हो गया, हार्ड डिस्क तो आपने रेड बना रखी है, भाई ये सर्वर है, इसके अंदर आपने 3 हार्ड डिस्क लगा रखी है, इसका रैम खराब हो गया, ये सर्वर ही खराब हो गया, तो आपकी जो वेबसाइट मान लो गूगल चल रही है तो गूगल तो डाउन हो जाएगी। तो उस केस में गूगल अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए क्या करेगा, वो सिमिलर एक सर्वर और लगाएगा सेम, उसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर। अब गूगल ने देखा कि आज तो मेरे पास 100 यूजर एक्सेस कर रहे हैं, आज तो 100 यूजर एक्सेस कर रहे हैं, उसके दोनों सिस्टम चल रहे हैं, आज 100 कर रहे हैं, कल 200 भी करेंगे, 400 करेंगे, जैसे 1000 यूजर एक्सेस करते हैं सर्वर स्लो होने स्टार्ट हो गया। तो गूगल ने क्या किया, एक सर्वर और अटैच कर दिया सेम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वो सर्वर को अटैच करता जाएगा। करता है खुद फिजिकली, जो आप लोग इंजीनियर से आप करेंगे, जैसे लोड बढ़ेगा। अब लोड बढ़ना कैसे पता चलेगा आपको, मेमोरी यूटिलाइज होगी, सीपीयू यूटिलाइज होगा, हार्ड डिस्क यूटिलाइज होगी, यही तो होगा। तो जब आप लोड डिवाइड कर देंगे तो आप एक एक सर्वर बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? इसको बोलते हैं क्लस्टर। तो ये आपका क्लस्टर इन्वायरमेंट है। रेड समझ में आ गया, क्लस्टर समझ में आया। अब बात करते हैं डीआर की। भाई आपने, गूगल ने सारे सर्वर नोएडा ऑफिस में लगा दिए, नोएडा डेटा सेंटर में। अब नोएडा पे बाढ़ आ गई तो गूगल डाउन हो गया। तो गूगल क्या करेगा, गूगल कहेगा कि भाई इंडिया में तो मेरे सर्वर है नोएडा लोकेशन में, 50 सर्वर मैंने लगाए हुए हैं, मैंने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, मैं 50 सर्वर यूएस या कनाडा में लगाता हूं। सिमिलर, सिर्फ 50 सर्वर की कॉस्ट मैं यूएस में रखता हूं, वो फ्री है, वो जब नोएडा में बाढ़ आएगी ना तभी वो यूज होंगे। दैट इज कॉल्ड डीआर, डिजास्टर रिकवरी, बैकअप के लिए यूज किए गए हैं। कि जिस दिन नोएडा में बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, आग लगेगी डेटा सेंटर में, तभी वो यूज होंगे, चाहे पूरी जिंदगी में एक बार भी ना हो। ऐसा होता है, चेन्नई वगैरह में आते हैं ना, सुनामी आ जाती है चेन्नई में, महाराष्ट्र वगैरह में, तो आपके जो डीआर के सर्वर होते हैं और बीच बीच में टेस्ट होते हैं डीआर सर्वर। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा डेटा तो नोएडा सर्वर में लिखा गया है, क्वेश्चन तो ये है मेरा डेटा तो नोएडा सर्वर के स्टोरेज में है, अब वो यूएस के सर्वर में डेटा कैसे पहुंचेगा। उस केस में क्या होता है, नोएडा में एक स्टोरेज रखा जाएगा, एक स्टोरेज यूएस में रखा जाएगा, और स्टोरेज से स्टोरेज के बीच में सिंक चलता है, डेली डेली सिंक चलता है, सेम एप्लीकेशन चलती है, हर महीने आपकी टेस्टिंग होती है, हर महीने डीआर की। कि मान लो खुदा ना खास्ता कभी डीआर आ गया ऐसा नोएडा में, मेरे वो सर्वर ठीक ठाक चल रहे हैं नहीं चल रहे, यदि कुछ इशू है तो उसको ट्रबल शूट करते हैं इंजीनियर्स, आप लोग करेंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं आपके, पहला बताइए रेड, दूसरा क्लस्टर, तीसरा डीआर। ठीक है, ये था फिजिकल के केस में। कंपनियां फिजिकल पे बहुत पैसा खर्च करती थी, कंपनियों ने कहा कि मुझे फिजिकली, उसने 10 करोड़ रुपया इंडिया में लगाया, 10 करोड़ रुपया उसने यूएस में लगाया, 20 करोड़ रुपया लगा दिया, और इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। 3 साल के बाद आपको नए सर्वर लेने पड़ेंगे, हर 3 साल में आप 20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। आज आपने 10 करोड़ का खरीदा हार्डवेयर, 3 साल के बाद वो 10 करोड़ का थोड़ी रहेगा, वो 15 का हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा उसका। तो आपने 3 साल के बाद वो 15 खरीदा, कंपनी को नुकसान होना स्टार्ट हुआ, कंपनियों ने कहा कि मैं वर्चुअलाइजेशन में जाते हैं,
उसने कहा कि हम एक सर्वर खरीदते हैं हाई एंड और उसी के अंदर 4-5 सर्वर लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, और एक ओवीएम वगैरह जो करते हैं आप लोग क्लास के अंदर, वर्चुअलाइजेशन। एक सर्वर के अंदर आप मल्टीपल सर्वर चला रहे हैं, ये वर्चुअलाइजेशन हो गया। एक सर्वर डाउन तो सारा डाउन, ड्रॉबैक तो है। बट उसने क्या किया, 2 सर्वर लगा लिए, एक सर्वर ये एक सर्वर ये, सेम कॉन्फ़िगरेशन मशीन इधर भी बना दी इधर भी बना दी, आपस में डेटा सिंक हो रहा है। तो ये डाउन हो गया तो वो तो चल रहा है। भाई पहले आपको 50 सर्वर लगाने पड़ रहे थे, अब तो 2 ही लगाने पड़े ना। भाई मेमोरी और सीपीयू तो बढ़ाना है, हार्ड डिस्क बढ़ानी है बस थोड़ी सी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। बट इसके लिए भी क्या हुआ, डेटा सेंटर का तो किराया देना पड़ रहा था आपको, इसके लिए भी आपको डेटा सेंटर का किराया देना पड़ रहा था। टेक्नोलॉजी आगे आई, टेक्नोलॉजी ने कहा कि भाई मुझे सर्वर तो खरीदना पड़े ना, 2 सर्वर तो खरीदने पड़े मुझे कम से कम। भाई 2 सर्वर की जो कॉस्ट है, सपोज करो 2 करोड़ रुपए आ रही है, ठीक है, 3 साल में मुझे 2-2 करोड़ रुपए भी लगाने पड़ रहे हैं। आईटी के अंदर हम लोग स्किल्स हुए, वो टेक्नोलॉजी लेकर आई, उन्होंने कहा क्लाउड पे आइए। आपको ट्रबल शूट करने के लिए डेटा सेंटर तो जाना पड़ेगा ही ना। तो हो क्या गया, बाद में आ गया क्लाउड। क्लाउड ने कहा कि भाई आप कुछ मत खरीदो, आप मेरे से सिर्फ रेंट पे कंप्यूटर ले लो, सर्वर ले लो, आपको जो भी इशू आएगा आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, मैं सोल्यूशन दूंगा। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, उस केस में एडवांटेज मिला। एडवांटेज क्या मिला कि इन्होंने कुछ आईएसपी डेटा सेंटर के साथ टाई अप किया और आपको सर्विस प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने अपने डेटा सेंटर बनाए, कुछ बाहर से भी टाइप कर दिया, जस्ट लाइक ओला। ओला की अपनी तो खुद की कैब नहीं है, इसने क्या किया, ड्राइवरों के साथ कॉन्टेक्ट किया, एक आपको ऐप बना के दे दी। ओला का काम क्या है, बस आपको राइड प्रोवाइड करता है और जब ड्राइवर आपके पास आएगा तो कुछ शेयर आपसे ले लेता है। बट एडब्ल्यूएस क्या करता है, एडब्ल्यूएस अपने ही इंजीनियर हायर करता है। एडब्ल्यूएस ने कहा कि गाड़ी भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरे हैं, पैसा मेरे पास आएगा, सैलरी मैं दूंगा उनको। सिंपल सी बात है। डेटा सेंटर उसने अपने खुद के बनाए। तो 2004 में एडब्ल्यूएस आया क्लाउड में, कितना बूम कर गया। अब तो अजोर आ गया और इसके अलावा आपका गूगल आ गया, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गया। अब फिजिकल सर्वर खत्म हो गए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं आप लोग कितने पीछे टेक्नोलॉजी के अंदर है। अभी अभी फिजिकल तक है आप, फिजिकल के बाद आपको वीएम के बारे में आइडिया होना चाहिए, वीएम के बाद क्लाउड के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लाउड भी पीछे रह गया। अब क्लाउड पीछे रह गया। क्लाउड के अंदर आपको 10 सर्वर बनाने पड़ रहे हैं। 10 सर्वर की कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है। एक सर्वर का कॉस्ट है मान लो 50,000 रुपए पर मंथ का, ठीक है। तो 10 सर्वर की 5 लाख रुपए कॉस्ट होगी मंथ की, 10 सर्वर की 5 लाख होगी ना। तो आपका मंथ का लगा लो कितना हो गया, मतलब साल का कितना हो गया, कितना हो गया, 60 लाख हो गया ना। तो 60 लाख रुपए आप एक साल का दे रहे। इन्होंने कहा कि भाई मैं 60 लाख ना दे, नहीं देना, मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो मार्केट में डॉकर कुबरनेटिस लेकर आ गए। एक ही सर्वर के अंदर 4-5 सर्वर चल जाते हैं। आपने क्लाउड से एक सर्वर लिया, एक सर्वर के अंदर माइक्रो एप्लीकेशन चलती हैं और उसके अंदर ही आपका वो चलना स्टार्ट हो गया। जस्ट लाइक ओला की बात करें, एक मिनी कैब होती है, माइक्रो होती है और बड़ी कैब होती है ना। आप सस्ते बजट में जाना है तो आप क्या करेंगे, वही देखेंगे, मिनी या माइक्रो। यदि आपको सस्ते बजट में नहीं जाना, एनी कर देते आप, तो वो महंगी वाली कैब आपके पास आती है। यदि आपने सेलेक्ट किया मिनी, तो मिनी का प्राइस है मान लो 200 रुपये जहाँ पे आपको जाना है, माइक्रो का 300 रुपये, मतलब उससे जो हाई कैब है, ठीक है। तो 300 वाले में नहीं जाके आप 200 वाले में जाएंगे। 200 वाली आपके पास कब आएगी, जब अवेलेबिलिटी होगी उसमें, जब आपसे पूछता कन्वर्ट करने के लिए, यही होता है। तो यहाँ पर आपके सर्वर्स जो हो गए वो छोटे छोटे सर्वर्स बनने स्टार्ट हो गए। तो एक ही सर्वर के अंदर 10 सर्वर चला दिया आपने, एक सर्वर का रेंट देना 50,000 हो गई। समझ में आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंच गई। अब तो वीडियो स्टॉप कर देते हैं।